Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. ये वीडियो इस यूनिट का मेरी तरफ से लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इसके लिए आप प्लीज पेन पेपर लेकर बैठिए और अपने नोट्स बनाते जाइए क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है उतना ही इम्पोर्टेंट है जो मैं बोलूंगी। तो अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लगता है आप नोट कर सकते हो जो मैं बोलूंगी, तो वो आप नोट कर सकते हैं, इसीलिए अपने पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए। तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ समिट्स या कुछ प्रोटोकॉल्स या फिर कुछ ऐसे ही मीटिंग्स या फिर इस तरीके की जो भी चीजें हैं जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में। और ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें काफी सारे ईयर्स भी याद करने पड़ेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अर्थ समिट। इसको रियो समिट भी कहा जाता है। तो ये आपको दोनों ही नाम पता होने चाहिए। और ये जो है ये आपका आया था ईयर 1992 में। ये सारे ईयर्स भी आप लिख लीजिए। इसका जो ऑफिशियल नाम है ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। और इसको रियो समिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रियो डी जेनेरो में इसका जो है आयोजन हुआ था, जो कि ब्राजील में है। इसके आउटकम्स क्या थे? एजेंडा 21 ये एक्शन प्लान था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इस यूनिट के शुरू के जो वीडियोस हैं उसमें हमने एमडीजीज एंड एसडीजीज पढ़े हैं, मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, तो वो आई होप आपको याद होगा। और इसमें की आउटकम क्या रहा था इसका कि ये डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड इसके की आउटकम्स थे फॉरेस्ट प्रिंसिपल। और ये हेल्ड हुआ ही क्यों था, यानी कि इसका आयोजन ही क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत ही रैपिडली जो है एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा था, है ना। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से जो नेचुरली जो इकोसिस्टम होता है हमारा वो डिग्रेड हो रहा था, हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा था। इसलिए जरूरत हुई कि सारे देशों के जो लोग हैं साथ बैठ के अपने अर्थ को कैसे बचाया जाए इसके बारे में बातचीत हो सके। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कंसर्न थे इसमें, है ना। बायोडायवर्सिटी भी लूज हो रही थी, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट किंगडम से हो चाहे एनिमल किंगडम से, उनका जो है खात्मा हो रहा था बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफी तेजी से हो रहा था, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को और नुकसान हो रहा था इंडस्ट्रीज की वजह से। ठीक है, यानी कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा था। तो सब लोग साथ बैठ के इस पे एक कन्वर्सेशन कर सके और एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, इसीलिए ये समिट जो है हुई थी। ठीक है, मेन गोल्स क्या थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। और इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन था, यानी कि बहुत सारी ऑल कंट्रीज, चाहे वो डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया। ठीक है, तो दोनों तरह की कंट्रीज को साथ में मिलकर इसमें काम करना था। इसमें लीगल फ्रेमवर्क भी था, जैसे कि लॉज बनाना या फिर कुछ प्रिंसिपल्स बनाना जिससे कि अर्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। और यही था। और इस रियो समिट की वजह से या अर्थ समिट की वजह से इन चीजों की भी फॉर्मेशन हुई। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको ये वर्ड ना कई जगह देखने को मिलेंगे, सीबीडी। आपको इसका मतलब यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, और ये डिजर्टिफिकेशन से बचाव के लिए, यानी लड़ने के लिए। डिजर्टिफिकेशन क्या है? जब पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है, उसी को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं।
वहां पे फिर धूल हो जाते हैं चीजें। डेजर्ट में क्या होता है, पेड़ पौधे तो होते नहीं है, धूल उड़ती रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें जो भी चीज आपको याद करने लायक लग रही है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। इसका ईयर है 1997। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये यूएनएफसीसीसी फ्रेमवर्क जो है इसके अंडर था। अभी यूएनएफसीसीसी हम पढ़कर आए हैं, कौन सा, प्रीवियस स्लाइड में पढ़कर आए हैं ना, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली। इसमें क्या था, इसको यूएनएफसीसीसी के अंडर अडॉप्ट किया गया था। और इसको देखो, 1997 में इसका जिक्र हो रहा था, बट ये फोर्स में यानी अडॉप्ट इसको 1997 में किया गया था, लेकिन इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2005। देखो आपको ना दो दो ईयर देखने को मिलेंगे इसमें यूजुअली। एक वो ईयर जिसमें इसको इंट्रोड्यूस किया या अडॉप्ट किया गया हो, और एक वो ईयर जब इसको एक्चुअली व्हेन इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो दो ईयर होंगे यूजुअली इन सब में, सारे प्रोटोकॉल्स या अलायंस जो भी आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। यूएनएफसीसी के अंडर अडॉप्ट किया गया था और 2005 में इसको एंटर किया गया। गोल क्या था इसका, लीगली बाइंडिंग टारगेट्स थे इसमें, जिसमें कि GHGs यानी ग्रीन हाउस गैसेस, हो सकता है ग्रीन हाउस गैसेस ना लेके सिर्फ GHG आए, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी। ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लीगली बाइंडिंग टारगेट्स थे, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो ग्रीन हाउस गैसेस थी इनके एमिशन को कंट्रोल करना था। और इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज थी लाइक यूएस, तो डेवलप्ड कंट्रीज के एक लीगली बाइंडिंग टारगेट्स थे, उनको लीगली बाइंडेड टारगेट्स दिए गए थे कि ये टारगेट है, इससे ज्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इससे ज्यादा किया तो दे विल हैव टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको उनके ऊपर कोई ऐसा टारगेट्स नहीं थे उनके पास, बट स्टिल दे हैव टू ट्राई टू एमिट एज लो एज ग्रीन हाउस गैसेस दैट दे कैन, ठीक है। तो क्या है ये, और इसको क्योटो प्रोटोकॉल क्यों कहा, क्योंकि ये अडॉप्ट किया गया था 1997 में क्योटो जापान में, क्योटो इज इन जापान, ठीक है। इसका मेन पर्पस था ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करना। अब इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड इसका 2008 टू 2012 था, ठीक है। और सेकंड पीरियड जो था इसका, उसको दोहा अमेंडमेंट भी कहा गया है। इसमें क्या हुआ था, ये इसको 2012 कर लेना आप, 2012 से 2020 दोहा अमेंडमेंट सेकंड पीरियड इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने कि इससे विड्रॉ कर लिया था, यानी कि दे वर नॉट एबल टू कमिट। तो कुछ कंट्रीज जैसे कि कनाडा, यूएस, जापान ने विड्रॉ कर लिया था इस प्रोटोकॉल से कि दे वॉन्ट बी एबल टू फॉलो इट। और कुछ ही कंट्रीज थी जो इसको इसके लिए कमिटेड रही, जैसे कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस कवर की गई थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, पर फ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में आ जाए, ठीक है। इसमें जो लीगली बाइंडिंग टारगेट्स थे ना इन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, वो ये था कि इनका जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको 5.2% तक, लगभग एवरेज था ये 5.2% या उससे नीचे तक इनको करना है, ठीक है। जो फर्स्ट इनका कमिटमेंट पीरियड था उस पीरियड में, ठीक है। ये हो गया आपका क्योटो प्रोटोकॉल। अब चलते, और इंडिया ने इसके लिए क्या किया, देखो इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया के कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे, ठीक है। बट स्टिल इंडिया ने एक्टिवली सपोर्ट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और यही है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। अब देखते हैं आगे हमारा पेरिस अग्रीमेंट क्या था। 2015 में
आपका पेरिस अग्रीमेंट आया था। और COP 21, अब बहुत जगह आपको हो सकता है क्वेश्चंस में COP 21 या COP 26 ऐसा देखने को मिले। तो इसमें COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। C फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, P फॉर पार्टीज, ठीक है। और ये जो 21 या 26 जो देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि 21st कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पार्टीज की। COP 21 का मतलब है 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या COP 26 का मतलब है 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये जो है पेरिस अग्रीमेंट, ये क्योटो प्रोटोकॉल का सक्सेसर है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने के लिए पेरिस अग्रीमेंट आया। इसका गोल क्या था इसका? ग्लोबल वार्मिंग जो थी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग समझते हो आप, जो टेम्परेचर हमारे अर्थ का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे तक रखना, ठीक है। और आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपको ये चीजें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। और ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के लिए है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस आइडियली होना चाहिए। और ये सभी कंट्रीज में एप्लीकेबल है, ठीक है। चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्री हो, सभी इन्वॉल्व है इसमें। और नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसको शॉर्ट में NDCs कहा गया है, वॉलेटरी। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो भी नेशंस हैं, यानी जो भी कंट्रीज हैं, वो वॉलेंटरीली बता देंगी, अपना टारगेट बता देंगी। मतलब दे कैन सेट देयर ओन एमिशन टारगेट, ठीक है। यानी उनका खुद का अपना टारगेट रखते हैं कि हम अपना एमिशन इतना परसेंट तक कम कर देंगे, ठीक है। और ये हर 5 साल में जो है इसकी प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ली जाती है, ठीक है। यानी हर एक कंट्री को हर 5 साल में उन्होंने कितना एमिशन कम किया, इसकी रिपोर्ट देनी होती है। और वो अपना टारगेट अचीव कर पाए या नहीं, वो उनको बताना होता है, ठीक है। और ये जो NDCs हैं, ये लीगली एनफोर्सेबल होते हैं, ठीक है। बट कंट्रीज जितनी भी हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खुद से ही कोशिश करें कि अपना एमिशन कम से कम रखें। और इट केम इन टू फोर्स इन 2016, ठीक है। ये हो गया आपका पेरिस अग्रीमेंट। और इंडिया का इसमें क्या रोल रहा था, तो इसके बारे में देखते हैं कि इसमें रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स। यानी कि इंडिया ने कमिट किया है कि एमिशन इंटेंसिटी जो है GDP की, वो 33 से 35% तक वो कम करेंगे बाय 2030। किसके रेस्पेक्ट में? 2005 में जो लेवल्स थे, उससे 33 से 35% तक वो कोशिश करेंगे इसको कम करने का। और इंडिया ने कमिट किया है कि वो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाएंगे। यानी कि अगर वो फॉसिल फ्यूल जितना भी यूज कर रहे थे, फॉसिल फ्यूल यानी कि फॉसिल फ्यूल कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी एक बार खत्म हो गए तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक देम, ठीक है। इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन। तो इंडिया ने नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाने का कमिट किया है कि टोटल पावर का 50% तो एटलीस्ट हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी होगा, ठीक है। अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन था। अप्रोक्सीमेटली 196 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट यानी साइन किया था। और इसमें क्लाइमेट जस्टिस और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। बॉटम अप अप्रोच थी, यानी कि कंट्रीज कैन डिसाइड देयर ओन टारगेट्स। अब देखते हैं कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 भी क्या था। इसको Rio 20 भी कहा जाता है, ठीक है। UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को Rio 20 भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है, ये पहली बात तो रियो डी जेनेरो वापस ब्राजील में हुई थी, और 2012 में हुई थी। और +20 क्यों कहा गया है? क्योंकि ये
20 साल बाद हुई थी। जो ओरिजिनल अर्थ समिट हुई थी ना, जो हम अभी इस वीडियो के सबसे पहले पढ़कर आए हैं शुरू में, अर्थ समिट जो थी, रियो समिट जो 1992 में हुई थी, उसके ठीक 20 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और रियो में ही हुई थी। इसीलिए इसको Rio+20 कहा गया है, क्योंकि 20 ईयर बाद हुई थी। ठीक है। और इसका क्या वो था आउटकम? द फ्यूचर वी वांट, इसमें नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था। और यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जन्म हुआ, जो कि आप पहली वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं, इस यूनिट की, जो मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे। और ये चाहते थे कि ग्रीन इकोनॉमी जो है वो इवॉल्व हो, और लोग सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़े, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। और 2015 में हम पढ़कर आए हैं कि एमडीजीज को रिप्लेस किया था किसने? एसडीजीज ने, जिसमें कि 17 गोल्स थे, है ना। और बस इसमें यूएन कॉन्फ्रेंस में यही है। इसमें फोकस एरियाज थे, वाटर, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल सिटी, ये सारी चीजें थी। सारे गोल्स आप पढ़कर आए हो, आपको याद होना चाहिए ये। चलो अब देखते हैं रामसर कन्वेंशन क्या था। सबसे पहले इसका ईयर देख लीजिए, 1971। ठीक है। इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्पेशली एज वाटर फ्लो हैबिtat। इसको 1971 में अडॉप्ट किया गया था, और रामसर ईरान में। ठीक है। इसका लोकेशन क्या है? रामसर, विच इज इन ईरान। 1975 में, देखो ये अडॉप्ट किया गया 1971 में, देखो फिर से। बट ये इट केम इनटू फोर्स इन 1975, ये ईयर भी आप नोट कर लीजिए। और इंडिया जो है वो इसका पार्टी बना कब? 1982 में। ये थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट इन केस ये किसी क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसका फोकस किस पे था? वेटलैंड्स कंजर्वेशन में। वेटलैंड्स क्या होते हैं? यानी कि जो वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि लेक्स हो गए, या रिवर्स हो गए, या स्वॉम्स, या मार्शेस, या फिर मैंग्रोव्स, या कोरल रीफ्स, या राइस पैडी, जो भी ह्यूमन या फिर ह्यूमन मेड इसमें वेटलैंड्स हो सकते हैं, जैसे रिजर्वायर या फिर फिश पॉन्ड्स, यानी कोई भी वाटर बॉडी जो है वो इसमें आ सकती है। वेटलैंड्स का मतलब यही होता है। रामसर साइट्स क्या होती हैं? वेटलैंड्स जिनको कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की वजह से, यानी कि वो इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी को बनाए रखने के लिए, है ना, ताकि उनको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मैनेज करके रखा जा सके सस्टेनेबली, है ना, बचाकर संभाल कर रखा जाए उन वाटर बॉडीज को जो हमारे इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंस है। वो आपके वेटलैंड्स कंजर्वेशन में आ जाएगा। ठीक है। और इंडिया में 2023 के 24 तक 20 में 75 रामसर साइट्स ही हैं हमारे इंडिया में। ठीक है। ये हो गया आपका रामसर कन्वेंशन। अब चलते हैं अपना अगला, वियना कन्वेंशन के ऊपर। ये 1985 में अडॉप्ट किया गया था, और ये केम इनटू फोर्स इन 1988, 3 साल बाद। ठीक है, नोट कर लीजिए, 1988 में ये फोर्स में आया था। और इंडिया रेटिफाइड इट इन 1991। ठीक है। इसमें क्या था? ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। जो इंपॉर्टेंट है वो यही है इसमें। और फ्रेमवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन एंड डाटा शेयरिंग, इसका मेन वही था कि सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो थे, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे। तो उसका जो लिमिट करना है हमको, सीएफसी का इमिशन, उसी को लिमिट करना था। ठीक है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यही था इसमें। और इसमें सभी कंट्रीज अपना सहयोग करें इस एमिशन को कम करने में, ये एक्सपेक्टेशन थी। अब आपका आ जाता है नागोया प्रोटोकॉल सप्लीमेंट टू द सी बी डी। सीबीडी अभी हम पढ़कर आए थे पहले वाले, पहला जो हमने सबमिट पढ़ी थी, रियो सबमिट, है ना। सीबीडी का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है।
नागोया प्रोटोकॉल में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का था, और इसमें जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग। पहले समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। एक बार ईयर देख लो, 2010 में अडॉप्ट किया गया, ठीक है, और इट केम इनटू फोर्स इन 2014, 4 साल बाद ये फोर्स में आया। इसमें क्या था कि बहुत सारी कंपनीज या फिर रिसर्चर्स जो थे, वो दूसरी कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्सिटी रिच कंट्री। यहाँ पे बहुत तरीके की प्रजातियां मिल जाती हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो। तो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज या दूसरे कंपनीज या रिसर्चर्स ने क्या किया, वो इंडिया में मिलने वाले अर्ब्स हो गए या फिर जो भी प्लांट्स या जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हो गए, उनका इस्तेमाल कर रहे थे और अपने फायदे के लिए उनका यूज कर रहे थे, ठीक है। बट वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं कि जो वो लेकर चले जाएंगे, है ना। तो जो नागोया प्रोटोकॉल था, इसके अंडर यही था कि ये प्रोटोकॉल एम करता है टू इंश्योर fair sharing of benefits when someone uses biological or genetic resources like plants, animals or microbes from another country। ठीक है, अगर वो मान लो इंडिया से कुछ लेकर जा भी रहे हैं फॉर देयर ओन यूज, तो वो इंडिया को इसका फेयर शेयर देंगे। अब इसमें क्या होता है, उन दोनों कंट्रीज के बीच में मान लो यूएस वाले आए इंडिया, यहाँ से लेकर चले गए हल्दी, ठीक है, और या फिर वॉट एवर, जो भी लेकर गए, अब वो उसको अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते पूरी तरह से। दे विल गिव क्रेडिट टू इंडिया, और इंडिया कैन पुट देयर ओन, यू नो, उनके खुद के वो रख सकते हैं अपनी शर्तें कि भाई ये चीजें, या तो मान लो वो बिजनेस में यूज करें तो वो आपको उसका इतना परसेंट आपको देंगे शेयर, ठीक है, या फिर आपको क्रेडिट देंगे, यानी कुछ भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, और दोनों कंट्रीज को वो मानना होगा, तभी दे कैन टेक दैट बेनिफिट फ्रॉम अ कंट्री। ठीक है, आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको ये। और इसका फायदा क्या है कि ये इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि मान लो कोई इंडिया में कोई ट्राइब है ना, उनके पास कोई स्पेशल किसी जड़ी बूटी की नॉलेज है, और वो उसको ऐसे ही ले गए, तो उनके साथ ये नाइंसाफी हो गई ना उस ट्राइब के साथ। तो उनको भी कुछ ना कुछ तरीके का उनको बेनिफिट देना होगा, ताकि उनकी नॉलेज आगे तक पास हो सके, ठीक है, और उनको एक इम्पोर्टेंस मिल सके, ठीक है। ये हो गया आपका नागोया प्रोटोकॉल। अब ये COP 26 कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, 26 कन्वेंशन ऑफ पार्टीज में पीएम मोदी ने क्या कमिट किया था फॉर इंडिया, देखते हैं जरा। ये 2021 की बात है, और ग्लासगो में हुई थी ये। और इसमें इंडिया के पंचामृत टारगेट्स कहा गया है इसको। पंचामृत क्यों? पंच मीन्स 5, पंचामृत टारगेट्स, 5 टारगेट्स रखे गए हैं। नेट जीरो कार्बन बाय 2070, यानी कि पीएम मोदी ने बोला कि भाई 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन अपना कर देंगे, ठीक है। और 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, यानी कि 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है उस कैपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे। और रिड्यूस एमिशन बाय 1 बिलियन टन, यानी कि 1 बिलियन टन तक का एमिशन कम कर देंगे। और कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम कर देंगे। और जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको, वो जो टोटल एनर्जी है उसका 50% आपका रीन्यूएबल एनर्जीज होगा, ठीक है। ये हो गया आपका कमिटमेंट्स। अगर देखा जाए, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैंने ये भी इसी पे इंक्लूड कर दिया है। आपका जो कार्बन अमीशन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अमीशन जो है, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री करती है? और ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, चाइना से होता है। उसके बाद यूएस, तीसरे नंबर पे आपका इंडिया आता है। उसके बाद रशिया, और उसके बाद जापान, ठीक है। ये टॉप 5 कंट्रीज यहाँ पे लिखी है मैंने जो कि कार्बन एमिशन करती हैं। सबसे ज्यादा चाइना से है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि
टाइम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना, जहां भी क्रोनोलॉजिकल आ जाए, ये इसका मतलब है कि टाइम यानी कौन सा पहले कौन सा बाद में आया उसके हिसाब से लगाना। ठीक है, तो ये सारे एग्रीमेंट्स को लाइन से लगाने के लिए आपको इनके ईयर पता होना चाहिए, और ईयर पता होने की चाहिए, ईयर पता होने के लिए आपको ईयर याद करने पड़ेंगे। याद करने के लिए उनको एक जगह पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे जो भी एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स है सबके आप एक लाइन में लिख लीजिए नाम, और दूसरे कॉलम में लिख लीजिए उन सबके ईयर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे, अगर इन चारों में से आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि सबसे बाद में कौन सा आया और सबसे पहले कौन सा आया, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे नया कौन सा है? पेरिस अग्रीमेंट सबसे नया है, जो कि 2015 में आया था। ठीक है, तो ये आपका सबसे लास्ट में आना चाहिए, और 1 2 3 इन तीनों में लास्ट में आ रहा है ए, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अब बी और डी में से आप आइडेंटिफाई कर लो कौन सा सबसे पुराना होगा। बी मॉन्ट्रियल और डी रियो समिट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले आता है, रियो समिट? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से पहले आया था। ठीक है, तो आपका ये सी ऑप्शन खत्म हो गया। बी और डी में से कोई एक ठीक होना चाहिए। अब आपको देखना है कि सी और डी में से पहले कौन सा आया। सी और डी में से पहले कौन सा आया? तो सी और डी में से पहले आया था डी, विच इज रियो समिट। ठीक है, कब हुई थी? 1992 में हुई थी। चलिए, तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन रियो समिट, देन क्योटो प्रोटोकॉल एंड देन पेरिस अग्रीमेंट। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, रियो 92, क्योटो 97 एंड पेरिस 2015। Next question. Which of the following protocols introduced legally binding targets to reduce greenhouse gases emissions for developed countries? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लीगली बाइंडिंग टारगेट्स कौन से वाले प्रोटोकॉल में थे भाई? बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, याद होनी चाहिए। चाहो तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना। ठीक है, और नोट जरूर से बना लेना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में बात हुई थी to reduce greenhouse gases emission for developed countries. Next question. The primary goal of the Paris Agreement is to, पेरिस अग्रीमेंट का प्राइमरी गोल क्या था? टेम्परेचर, हमें ग्लोबल वार्मिंग ना हो इसके लिए कंट्रोल करके रखना है, और कितना? लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रिफरेबली यानी आइडियली टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2012 इज आल्सो नोन एज, 2012 में जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसको किस नाम से और जाना जाता है? देखो, 2012 में हुई है, 20 साल पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ, क्या आ जाएगा? 1992। 1992 में हुई थी अर्थ समिट, जिसको रियो समिट भी कहते हैं। ठीक है, रियो में हुई थी रियो समिट 1992 में। उसके ठीक 20 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई वापस रियो में 2012 में। इसको रियो 20 भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, Rio+20। द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, रामसर कन्वेंशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? फॉरेस्ट, वेटलैंड, डिजर्ट, माउंटेन। तो वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो वाटर बॉडीज होती हैं। द वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ, वियना कन्वेंशन में क्या है भाई? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी, ओजोन लेयर, एंडेंजर्ड स्पीशीज या फिर वेटलैंड्स। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नागोया प्रोटोकॉल इज अ सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट टू द, देखो नागोया प्रोटोकॉल में क्या था, अभी पढ़कर आया है ना। नागोया प्रोटोकॉल में क्या था कि जेनेटिक जो स्पीशीज है ना, या फिर जो भी अर्ब्स है, यानी जो भी बायोडायवर्सिटी है, वो एक कंट्री दूसरी कंट्री मतलब जो भी है सब लोग उसका फायदा उठा सकें। ऐसा नहीं कोई एक कंट्री ले गई वही सारे फायदे उठाए जा रही है। तो जहां से वो लिया गया है उस जगह को भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, यानी डायवर्सिटी जो है वो पूरे अर्थ पे सब लोगों के लिए ही है ना।
तो इसीलिए इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सीबीडी। ये याद कर लेना अच्छे से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड है नागोया प्रोटोकॉल। At COP26, India's Prime Minister announced the goal of achieving net zero carbon emission by, कौन से ईयर तक पीएम मोदी ने बोला है कि कार्बन एमिशन हमारा नेट जो है वो जीरो हो जाएगा? तो वो था 2070। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 एज पर रीसेंट डाटा? रीसेंट नए से नए डाटा के हिसाब से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा कंट्री एमिट करता है? यूएस, इंडिया, चाइना, रशिया। सबसे पहले नंबर पे है चाइना, ठीक है, फिर यूएस और फिर इंडिया, फिर रशिया है, फिर उसके बाद है जापान। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और इस वीडियो के साथ ये यूनिट मेरी तरफ से होती है खत्म। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स बनाना ना भूलें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।